नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आरके। काजल, जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ खत्म होता नजर आता है। नौकरी चली जाती है, बिजनेस ठप हो जाता है या कोई अपना छोड़ जाता है। उस समय ऐसा लगता है जैसे हम किसी अंधेरी सुरंग में फंस गए हैं। बिल्कुल आरके, हम सब उस मुश्किल दौर से डरते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि वही बुरा वक्त आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा जैकपॉट बन सकता है? क्या हो अगर आपकी असफलता ही आपकी जबरदस्त वापसी की तैयारी हो? जी हाँ, आज हम डिकोड करने जा रहे हैं अमेरिका के मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर विली जॉली की बेस्ट सेलर मुश्किल दौर में आगे बढ़ने के 7 रहस्य। इस किताब का अंग्रेजी टाइटल ही है टर्न सेटबैक्स इनटू ग्रीनबैक्स, यानी अपनी मुसीबतों को पैसों और सफलता में बदलो। इस एपिसोड में हम वो 7 जादुई रहस्य जानेंगे जो आपको सिखाएंगे कि जब दुनिया रो रही हो तब आप कैसे आगे बढ़ें। विली जॉली कहते हैं, संकट तो आएगा लेकिन ये आप पर निर्भर है कि आप टूटते हैं या रिकॉर्ड तोड़ते हैं। तो अगर आप अपने बुरे वक्त को कोसने के बजाय उसे अपनी सफलता की सीढ़ी बनाना चाहते हैं तो ये एपिसोड आपके लिए ही है। चलिए मुश्किलों को मौकों में बदलते हैं, सिर्फ द बुक पॉड पर। जब लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, खासकर पैसों को लेकर, तो क्या हमारे पास बस हाथ पर हाथ धरकर बैठने का ही रास्ता बचता है, या फिर उसी मुश्किल को एक मौके में बदला जा सकता है? और ये सवाल आज के दौर में बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि पैसों की तंगी सिर्फ हमारे बैंक अकाउंट को ही खाली नहीं करती, वो हमारी हिम्मत, हमारे रिश्ते और यहाँ तक कि हमारी सेहत पर भी असर डालती है। ये एक तरह का कह सकते हैं मानसिक बोझ बन जाता है। बिल्कुल। आज हम एक ऐसी ही किताब के आइडियाज में गोता लगा रहे हैं जो सिखाती है कि मुश्किल दौर में सिर्फ टिके कैसे न रहें, बल्कि और मजबूत बनकर कैसे उभरे। इसका जो मूल मंत्र है वो ये है कि अपनी सबसे बड़ी मुसीबत को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत में कैसे तब्दील किया जाए। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उन तरीकों को समझें जिनसे कोई भी बुरे आर्थिक हालात से निकलकर पहले से बेहतर बन सकता है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये किताब कहती है कि असली जंग बाहर के हालात से नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर हमारी सोच से लड़ी जाती है। तो आज हम उन 7 खास रणनीतियों की पड़ताल करेंगे जो इस अंदरूनी लड़ाई को जीतने में हमारी मदद कर सकती हैं। तो फिर शुरुआत पैसे के नजरिए से ही करते हैं। हम सब ने सुना है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। किताब भी इस बात को मानती है, पर एक बड़े ही मजेदार उदाहरण के साथ। हाँ, वो उदाहरण बहुत अच्छा है। मान लीजिए कि जमीन पर एक लकड़ी का तख्ता रखा है और मैं आपसे कहूँ कि इस पर चलने के आपको $1000 मिलेंगे। आप शायद आराम से चल लेंगे। हाँ, इसमें क्या है, कोई भी चलेगा, बिल्कुल। लेकिन अब सोचिए कि वही तख्ता 100 मंजिला 2 इमारतों के बीच रखा है। हवा चल रही है, नीचे देखने पर भी डर लगता है। क्या अब भी आप $1000 के लिए उस पर चलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता। शायद नहीं। लेकिन अगर दूसरी तरफ आपका कोई बहुत अजीज इंसान फंसा हो और उसे बचाने के लिए आपको उस पर चलना पड़े, तब चल पड़ेंगे। ये दिखाता है कि प्यार या रिश्ते पैसे से कहीं ज्यादा बड़ी ताकत है। लेकिन यहाँ एक लेकिन है। पैसा जरूरी इसलिए है क्योंकि वो हमें विकल्प देता है, यानी ऑप्शंस। सही। किताब में एक माँ का जिक्र है जिसके बेटे को कोई अजीब बीमारी हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि पैर काटना ही पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है। उफ, ये तो किसी भी माँ बाप के लिए सबसे बुरा सपना होगा। बिल्कुल, पर उस माँ के पास थोड़ी बचत थी। उन पैसों की वजह से वो एक नहीं कई डॉक्टरों से मिल पाई। वो एक शहर से दूसरे शहर गई और आखिरकार उसे एक ऐसा स्पेशलिस्ट मिला जिसने उसके बेटे का पैर बचा लिया। हाँ, जिसने उसके बेटे का पैर बचा लिया। तो पैसा सीधे तौर पर खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन उसने उस माँ को वो विकल्प जरूर दिया जिससे वो अपने बेटे की खुशी बचा पाई। पैसे को लेकर यही नजरिया इस पूरी बातचीत की नींव है। ठीक है, तो ये नींव तो समझ आ गई। अब आते हैं पहले रहस्य पर, अपनी सोच को साधना। किताब में एक लाइन है, दबाव को हावी होने दो पर दहशत को नहीं। सुनने में एक जैसा लगता है, पर इसमें जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, ये बहुत गहरा पॉइंट है। दबाव और दहशत में फर्क समझना जरूरी है। दबाव आपको हीरा बनाता है, वो आपको फोकस करने पर मजबूर करता है, लेकिन दहशत सिर्फ तबाही लाती है। दहशत में हम सोचते नहीं हैं, बस रिएक्ट करते हैं। सही कहा। दहशत में हम बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं, घबराकर हाथ पैर मारते हैं और अपने ही विकल्प खत्म कर देते हैं। किताब के लेखक अपनी कार में आग लगने का एक निजी किस्सा बताते हैं। उस पल में अगर वो दहशत में आ जाते तो शायद कुछ नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने शांत रहकर दबाव महसूस करते हुए सही कदम उठाए
और स्थिति को संभाल लिया। तो ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है, ये एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। लेकिन इसे कोई अपनी जिंदगी में कैसे लागू करे? ज्यादातर लोग तो मुश्किल आते ही घबरा जाते हैं। इसे ऐसे समझिए, ज्यादातर लोग मुश्किल समय में उम्मीद करते हैं कि वो कामयाब होंगे, लेकिन जो कामयाब होते हैं वो ये मानसिकता बना लेते हैं कि मैं जानता हूं कि मैं कामयाब होऊंगा। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है फिर। नहीं, ये एक तरह का संकल्प है। 80 के दशक में जब अमेरिका में रियल एस्टेट मार्केट गिरा तो ज्यादातर बिल्डर हाथ पर हाथ धरकर बैठ गए, बाजार के सुधरने का इंतजार करने लगे। जो कि एक आम प्रतिक्रिया है, ऐसा ही होता है। बिल्कुल, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक मौके की तरह देखा। उन्होंने उस मंदी को एक छुपा हुआ अवसर माना और काम में लग गए। उन्होंने जीतने की मानसिकता पहले से बना ली थी। तो एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब नौकरी चली जाए तो दहशत में आकर कोई भी छोटी मोटी चीज करने के बजाय दबाव को महसूस करके ये सोचना कि ठीक है, ये हुआ है, अब मेरे पास कौन से स्किल्स हैं जिन्हें मैं और बेहतर कर सकता हूँ, कौन से नए मौके हैं जो पहले मुझे नहीं दिख रहे थे। ये है दबाव को इस्तेमाल करना। यानी एक बार जब अपनी अंदरूनी सोच ठीक हो गई तो अगली चुनौती बाहरी दुनिया की होती है, जहाँ हर कोई निराशा की ही बात कर रहा होता है। हाँ बिल्कुल। और यहीं से हम दूसरे रहस्य पर आते हैं, जो मुझे थोड़ा कहूँ तो विद्रोही सा लगा। वो ये है कि दुनिया भर के सामूहिक अफसोस में शामिल होने से इनकार कर दो। हाँ, ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ताकतवर आइडिया है। जब हम लगातार दोस्तों, परिवार, न्यूज में यही सुनते और कहते हैं कि हालात बहुत खराब हैं, कुछ नहीं हो सकता, तो हम अनजाने में एक विकार मानसिकता यानी विक्टिम मेंटालिटी बना लेते हैं। हम समस्या का हिस्सा बन जाते हैं, समाधान का नहीं। बिल्कुल, हम समाधान खोजने के बजाय खुद समस्या का हिस्सा बन जाते हैं। हम बस उन लोगों की संगत ढूंढते हैं जो हमारी हाँ में हाँ मिलाएं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सच्चाई से मुंह मोड़ ले और कहें कि सब कुछ बढ़िया है। अब ये तय करें कि आप समाधान खोजने वालों में से होंगे, शिकायत करने वालों में से नहीं। जैसे वो हैनिबल का उदाहरण दिया है किताब में। हाँ, महान सेनापति हैनिबल, जब उन्हें रोम पर हमला करना था तो सामने से जाने का कोई रास्ता नहीं था। सबने कहा कि ये नामुमकिन है। हाँ, उन्होंने तो कुछ ऐसा किया था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने कहा या तो हम रास्ता खोज लेंगे या नया रास्ता बना लेंगे। और वो हाथियों की सेना लेकर बर्फीले आल्प्स पहाड़ों के ऊपर से गुजर गए और रोम पर पीछे से हमला कर दिया। जो उस जमाने में पागलपन लगता होगा। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने सामूहिक सोच को चुनौती दी। उन्होंने वहां मौका बनाया जहां किसी को मौका नहीं दिख रहा था। लेकिन ये सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, पर एक आम इंसान जिसके पास ना सेना है ना हाथी, वो अपनी जिंदगी में आल्प्स पर्वत कैसे पार करे? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आपके लिए आल्प्स पर्वत हो सकता है कोई नई स्किल सीखना जिसे सीखने से सब डर रहे हों, या फिर अपने शहर में एक ऐसा छोटा बिजनेस शुरू करना जिसके बारे में सब कहें कि अरे ये नहीं चलेगा। अच्छा, जब सब लोग एक ही दिशा में देख रहे हों, यानी नौकरी जाने पर सिर्फ दूसरी नौकरी ढूंढ रहे हों, तब शायद सबसे बड़ा मौका फ्रीलांसिंग या अपना कोई छोटा काम शुरू करने में छिपा हो। यही है सामूहिक अफसोस से बाहर निकलकर सोचना। ठीक है, तो पहले अपनी सोच को साधा, फिर बाहरी नकारात्मकता से खुद को बचाया। अब आते हैं उन रहस्यों पर जो सीधे सीधे काम करने यानी एक्शन लेने पर जोर देते हैं। तीसरा रहस्य कहता है, अपने घमंड को अपनी तरक्की के रास्ते में जहर न बनने दें। और ये उन लोगों के लिए सबसे मुश्किल होता है जिन्होंने पहले थोड़ी बहुत कामयाबी देखी हो। मान लीजिए कोई मैनेजर था और अब मंदी की वजह से उसे सेल्समैन की नौकरी करनी पड़ रही है। उसका ईगो बीच में आ जाएगा। हाँ, वो सोचेगा लोग क्या कहेंगे, ये काम तो मेरे लेवल का नहीं है। हाँ, ये बहुत होता है। लोग काम करने से ज्यादा इस बात की चिंता करते हैं कि वो काम कैसा दिखेगा। बिल्कुल, लेकिन किताब का तर्क है कि सबसे जरूरी है खेल में बने रहना, आर्थिक रूप से टिके रहना। अगर उसके लिए कुछ वक्त के लिए 2 कदम पीछे भी हटना पड़े तो इसमें कोई शर्म नहीं है। असली हार तब होती है जब आप घमंड की वजह से खेल से ही बाहर हो जाते हैं। घर चलना जरूरी है। हाँ, घर का चूल्हा जलता रहे। और जब कोई अपना घमंड किनारे रख देता है तो उसे आगे बढ़ने के लिए किसी चीज की जरूरत होती है। यहीं पर चौथा रहस्य आता है, कल की ताकत और संभावनाओं पर यकीन करना कभी न छोड़ें, यानी उम्मीद बनाए रखें। ये दोनों रहस्य मतलब जुड़े हुए हैं। घमंड छोड़ने के बाद जो खालीपन आता है उसे उम्मीद ही भरती है। जब हालात बुरे होते हैं तो हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है और उनसे जीते हैं। हाँ, ये तो है। अपनी पुरानी खामियाबियों को याद करना, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, भविष्य के लिए आशा जगाता है। ये खुद को याद दिलाना है कि मैं पहले भी कर चुका हूं, मैं फिर से कर सकता हूं। और इसी उम्मीद को जब एक्शन में बदला जाता है
तो हम 5वें रहस्य पर पहुंचते हैं, प्रोएक्टिव बने। मतलब चीजों के होने का इंतजार मत करो, उन्हें खड़गा लो। हाँ, लेखक इसके लिए हसल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हसल। और प्रोएक्टिव होने का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं है, इसका मतलब है पहल करना, वो पहला कदम उठाना जो दूसरे उठाने से हिचक रहे हैं। ज्यादातर लोग बैठकर इंतजार करते हैं कि अर्थव्यवस्था सुधरेगी, कंपनियां फिर से नौकरी देंगी, लेकिन प्रोएक्टिव इंसान अवसर बनाता है। वो इंतजार नहीं करता। नहीं, वो फोन उठाता है, लोगों से मिलता है, नए आइडियाज पर काम करता है, भले ही नतीजा तुरंत ना मिले। यहाँ पर वो जैक कैनफील्ड का एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया गया है। वो अपने सेमिनार में $100 का नोट हवा में लहराकर पूछते हैं, ये किसे चाहिए? ज़ाहिरा हॉल ने बैठे सब लोग हाथ उठाते हैं। हाँ, चाहिए तो सबको है। पर वो इंतजार करते रहते हैं। वो तब तक इंतजार करते हैं जब तक कोई एक इंसान अपनी कुर्सी से उठता है, भीड़ को चीरता हुआ स्टेज पर आता है और उनके हाथ से वो नोट ले लेता है। बात है। विजेता वो नहीं बनता जो सिर्फ चाहता है, विजेता वो बनता है जो उठकर एक्शन लेता है। और अगर हम इन तीनों रहस्यों को एक साथ देखें, घमंड छोड़ना, उम्मीद रखना और प्रोएक्टिव बनना, तो ये एक पूरी रणनीति है। दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कैसे? बिना उम्मीद के काम करना सिर्फ मजबूरी है, और अगर घमंड बीच में आ गया तो आप सही काम चुन ही नहीं पाएंगे। असली शक्ति इन तीनों को एक साथ साधने में है। तो अब तक हमने मानसिकता, बाहरी माहौल और एक्शन की बात कर ली। अब आखिरी 2 रहस्यों पर आते हैं जो हमारी सोच और शायद हमारी आत्मा से जुड़े हैं। छठा रहस्य है सृजनात्मक बने, यानी क्रिएटिव बने। अच्छा होना काफी नहीं है, आपके पास कल्पना होनी चाहिए, ये मोहम्मद अली ने कहा था। उन्होंने सिर्फ बॉक्सिंग नहीं की, उन्होंने खुद का एक ब्रांड बनाया। उन्होंने एक ऐसी छवि गढ़ी कि लोग या तो उनसे प्यार करते थे या नफरत, लेकिन दोनों ही टिकट खरीदकर उन्हें देखने जरूर आते थे। उन्होंने कल्पना के दम पर अपने लिए मौके पैदा किए। लेकिन मोहम्मद अली तो एक बॉक्सर थे, एक कलाकार थे। हाँ। एक आम इंसान, मान लीजिए कोई अकाउंटेंट है या कोई टीचर है, वो अपनी जिंदगी में क्रिएटिविटी कैसे लाए? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ कलाकारी नहीं है। क्रिएटिविटी का मतलब है किसी समस्या को नए तरीके से सुलझाना। वो अकाउंटेंट सोच सकता है कि मैं अपने क्लाइंट्स को टैक्स बचाने के ऐसे कौन से नए तरीके बता सकता हूं जो कोई और नहीं बता रहा। अच्छा। वो टीचर सोच सकता है कि मैं ऑनलाइन क्लास को और मजेदार कैसे बना सकता हूं ताकि बच्चे बोर ना हो। मंदी के समय जब सब एक ही ढर्रे पर चल रहे होते हैं, तो जरा से भी क्रिएटिविटी आपको भीड़ से मीलों आगे खड़ा कर देती है। और अब 7वां और आखिरी रहस्य, प्रार्थना पूर्ण बने। मुझे ये बात हैरान करती है कि लेखक इसे आखिरी रहस्य बताते हैं, जबकि कहते हैं कि ये पहला कदम होना चाहिए। इसमें कोई गहरा मतलब छिपा है क्या? बिल्कुल, इसे आखिर में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये इन सब की नींव है। आस्था या प्रार्थना, आप इसे जो भी कहें, वो उम्मीद को जन्म देती है, और उम्मीद ही वो ईंधन है जो मुश्किल समय में हमें चलाते रहता है। सही। जब लगता है कि हम अपनी तरफ से सब कुछ कर चुके हैं, तब आस्था ही हमें मानसिक ताकत देती है। लेकिन किताब में एक बहुत जरूरी बात जोड़ी गई है, प्रार्थना करने के बाद अपने पैर हिलाएं। हाँ, और यही इसका सार है। ये सिर्फ बैठकर चमत्कार का इंतजार करने के बारे में नहीं है, ये निष्क्रियता का बहाना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपनी तरफ से 100% कोशिश करें, पूरी लगन से काम करें और फिर नतीजों को एक बड़ी शक्ति पर छोड़ दें। मतलब आस्था और कर्म का संतुलन। बिल्कुल, जैसा कि कहा जाता है, ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। ये 7 रहस्य मिलकर एक शक्तिशाली चक्र बनाते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो सार ये है कि मुश्किल आर्थिक दौर भले ही एक बाहरी चुनौती हो, लेकिन उससे निकलने का रास्ता हमारे अंदर से ही शुरू होता है। ये अपनी मानसिकता को साधने, सामूहिक निराशावाद को खारिज करने, घमंड को किनारे रखकर काम करने और एक बेहतर कल की उम्मीद कभी न छोड़ने के बारे में है। बिल्कुल, ये 7 रहस्य एक तरह से मुश्किल समय के लिए एक मानसिक और व्यवहारिक टूलकिट है, और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। बताइए। इस किताब का आइडिया है कि कैसे मुसीबतों को ग्रीनबैक्स यानी दौलत में बदला जाए। लेकिन क्या हो अगर इस पूरी प्रक्रिया में कमाई गई सबसे बड़ी दौलत पैसा हो ही ना? तो फिर क्या होगी? क्या हो अगर असली दौलत वो हिम्मत, वो मानसिक शक्ति और वो समझदारी हो जो उस मुश्किल दौर से गुजरकर हासिल होती है? इस दौलत को कोई कैसे मापेगा? और शायद यही वो असली खजाना है जिसे आपसे कोई कभी छीन नहीं सकता। तो दोस्तों, ये थे विली जॉली के वो 7 रहस्य। याद रखिए, पूरी दुनिया में अभी तक ऐसा कोई तूफान नहीं आया जो सूरज को हमेशा के लिए छिपा सके। आपका बुरा वक्त भी एक मेहमान है जो जल्द ही चला जाएगा। बस आप हार मत मानिए।
हमें उम्मीद है कि द बुक पॉड का ये एपिसोड सुनने के बाद आप अपनी मुसीबतों से भागेंगे नहीं, बल्कि उनकी आंखों में आंखें डालकर कहेंगे, मैं तैयार हूं। अगर आज आपको फिर से खड़े होने की ताकत मिली है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर अपनी जीत का ऐलान करें। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो इस वक्त डिप्रेशन, बेरोजगारी या किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए डूबते को तिनके का सहारा बन सकता है। और अब आज का वो सवाल जो आपके नजरिए, एटीट्यूड को पूरी तरह बदल देगा। विली जॉली कहते हैं, अ सेटबैक इज नथिंग बट अ सेटअप फॉर अ कमबैक। तो हमारा सवाल आपसे ये है और इसका जवाब आपको बहुत हिम्मत से नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। फिलहाल आपकी जिंदगी की वो कौन सी एक बड़ी मुसीबत, सेटबैक है जिसे आप आज वादा करते हैं कि आप उसे एक बड़े अवसर, अपॉर्चुनिटी में बदल देंगे। जैसे नौकरी गई है तो अपना बिजनेस शुरू करेंगे। अपनी मुसीबत का नाम लिखें और बताएं कि आप उसका कमबैक कैसे करेंगे। हमें आपके जज्बे का इंतजार रहेगा। मैं आरके और मैं काजर आपसे फिर मिलेंगे उम्मीद की एक नई किरण और नई किताब के साथ। तब तक के लिए डटे रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।